गया। हाँ जी, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल हाइपर स्टडीज़ में। और हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। हमने श्वसन प्रक्रिया को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया और अब हम पढ़ते हैं संवातन के बारे में। हमारा टॉपिक था श्वसन तंत्र और हमें पढ़ना है अब संवातन के बारे में। संवातन यानी कि ब्रीथिंग, सांस लेना, जिसे हमें साधारण भाषा में बोलते हैं। संवातन प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। संवातन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया। संवातन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक। लेकिन श्वसन कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया। क्योंकि श्वसन में क्या हो रहा था? श्वसन में जो ग्लूकोज थी उसका ऑक्सीजन के साथ में जुड़ने के बाद में विघटन होता है और CO2 प्लस वाटर और प्लस में ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण वहाँ पर शरीर में हो रहा है। यानी ग्लूकोज क्या है? इसका एक अलग रासायनिक संगठन, एक अलग प्रक्रिया जो कि टूटकर CO2 और H2O में बदल रहे हैं, और इनका एक अलग रासायनिक संगठन है और अलग इनकी रासायनिक क्रिया होगी। यानी इनका आपस में कोई भी रासायनिक संबंध नहीं है, संगठन में समानता नहीं है, जिसके कारण ये कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक। लेकिन संवातन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया। इसमें रासायनिक संगठन में कोई भी प्रकार का परिवर्तन गैसों का नहीं होता। सीधी सी कहने की बात है कि सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना और फिर उसे बाहर छोड़ना, यह प्रक्रिया ही क्या है? संवातन कहलाती है। संवातन दो तरीके की प्रक्रिया है। संवातन में कितनी प्रक्रिया है? दो प्रक्रिया। पहली अंतःश्वसन और दूसरी बहिःश्वसन। नंबर 1 अंतःश्वसन। पहले अंतःश्वसन की यदि बात करें तो यह प्रक्रिया, क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है अंतःश्वसन से, वो यही है कि कितने समय में संपन्न होती है। बाकी ये नहीं पूछा कि इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो अगले को भी पता है, सभी को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन होगा। इसमें जो समय लगता है इस अंतःश्वसन में, वह लगता है 2 सेकंड का। कितनी सेकंड का समय लगता है? 2 सेकंड का। ऑप्शन में यही मिलेगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 या फिर 5 सेकंड में। तो अंतःश्वसन की जो प्रक्रिया है संवातन के अंतर्गत, वो कितने समय में संपन्न हो जाती है? 2 सेकंड में। अंतःश्वसन के दौरान होता क्या है? हमारे शरीर की जो अंतःपरशुका पेशियां है वो फैल जाती है, यानी बाहर की तरफ क्या हो जाती है? गति करने लगती है। इस अंतःश्वसन में हम देखते हैं कि अंतःपरशुका पेशियां जो है, अंतःपरशुका पेशियां क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ फैलने लगती है। बाहर की तरफ फैलाओ। और जब फैलेगी तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब फैल रही है तो उसका क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ रहा है तो वहाँ पर दाब का मान कम होगा। आयतन बढ़ रहा है तो इसका मतलब दाब, जो प्रेशर है अंदर का, दाब P, वो क्या होगा? कम। और वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। कौन सा श्वसन? अंतःश्वसन। अंतःपरशुका पेशियां कहाँ पर? बाहर की तरफ फैलाओ, यानी आयतन में इंक्रीजिंग, यानी आयतन बढ़ रहा है। दाब क्या हो रहा है? अंदर का घट रहा है। शरीर के अंदर का दाब घट गया, बाहर वातावरण का दाब ज़्यादा है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैसें जाएगी, तो बताइए गैस कहाँ से जाएगी? वातावरण से, फिर शरीर के अंदर। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? अंतःश्वसन बोलते हैं। यानी इसमें क्या हो जाता है? फेफड़ों का फिर आयतन वहाँ पर बढ़ जाता है, जिसके कारण आयतन बढ़ने से दाब के मान में कमी, और दाब के मान में कमी होने के कारण वहाँ पर अंदर गैसों की सांद्रता जो है वो बाहर वातावरण की तुलना में कम और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का क्या होता है? हमेशा प्रसारण, जिसके कारण गैसें कहाँ पे चली जाएगी? विसरण के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है। किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। क्योंकि विसरण कहाँ पर होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैसों का निकलना ही कम छिद्र से छोटे छिद्र के द्वारा, वही क्या कहलाता है? विसरण, यानी अंदर फैल जाएगी। इस स्थिति में डायफ्राम में क्या परिवर्तन होगा? डायफ्राम का आकार हो जाता है चपटा। कैसा? चपटा। यानी इसमें डायाफ्राम है वो कैसा हो जाता है? चपटे आकार का। चपटे आकार का।
तो ये था अंत्य श्वसन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। समातन यानी कि ब्रीथिंग, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समातन। कैसी प्रक्रिया? भौतिक प्रक्रिया। और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पढ़ा है हमने अंत्य श्वसन। अंत्य श्वसन में समय लगता है 2 सेकंड का। अंत्य परशु का पेशियाँ क्या होगी? बाहर की तरफ फैलाओ। बाहर की तरफ फैलाव होने के कारण में शरीर का अंदर का जो ये आयतन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने के कारण वहाँ पर दाब के मान में कमी। बाहर वातावरण का दाब बिल्कुल सेम वही पहले जैसा, यानी कि बाहर की तरफ दाब ज़्यादा, अंदर है कम। अंदर सांद्रता कम होने से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का विसरण प्रक्रिया के द्वारा शरीर के अंदर आना ही क्या कहलाता है? अंत्य श्वसन। और डायफ्राम की आकृति कैसी हो जाएगी फिर? चपटे आकार की। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर बहिःश्वसन। बहिर्श्वसन या बहिःश्वसन, इसमें क्या होगा? पहला काम तो यही जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें समय कितना लगता है बहिःश्वसन में। तो बहिःश्वसन में समय लगता है 3 सेकंड का। कितना? 3 सेकंड। अंत्य श्वसन में कितना? 2 सेकंड। और बहिःश्वसन में 3 सेकंड। जब बहिःश्वसन हो रहा है तो उस समय क्या होगा? अंत्य परशु का पेशियाँ, अंत्य परशु का पेशियाँ उसमें तो क्या हो रहा था? फैल रही थी। तो इसमें क्या हो जाएगी? शिथिल हो जाएगी, यानी कि वापस संकुचित होना शुरू। यानी अंदर का आयतन अब क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब शरीर के भीतर आयतन कम, और आयतन जहाँ पे कम होता है वहाँ पर दाब क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा। शरीर के अंदर गैसों का दाब ज़्यादा हो जाएगा। बाहर वातावरण में गैस का दाब कम है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैसें वापस प्रसारित विसरण के द्वारा बाहर की तरफ निकलेगी, यानी कि गैसों का फिर क्या हुआ? शरीर से बाहर की तरफ, शरीर से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगी। यानी इसका मतलब गैसें कहाँ पे जाएगी? शरीर से बाहर, नासा छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर लास्ट में हो जाएगी। उसे क्या बोलेंगे हम? बहिःश्वसन। ये था अंत्य श्वसन और बहिःश्वसन के बारे में। जब हम देखते हैं कि गर्भधारण होता है उसके समय भ्रूण जो होता है, किसकी बात कर रहे हैं? भ्रूण की। माता के गर्भ में जो भ्रूण है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? श्वसन या फिर समातन? कौन सी प्रक्रिया होगी? उसमें होता है केवल श्वसन। भ्रूण में क्या होता है? केवल श्वसन प्रक्रिया ही होती है, समातन नहीं होता। केवल कौन सी प्रक्रिया होती है भ्रूण में? श्वसन प्रक्रिया। तो ये हमने समातन के बारे में पढ़ लिया। कुछ गैसों की परसेंटेज के बारे में देख लेते हैं कि जब गैसें अंदर ली जाती है तो कितनी मात्रा, और जब बाहर छोड़ी जाती है तो उनकी मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए, जब वातावरण की बात करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट जो है उसमें गैसों का वितरण हमें पहले ही पता है। किस तरीके से? ऑक्सीजन जो है O2 लगभग कितनी होती है? 21%, यानी लगभग 20.18%। CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में कितनी होती है? लगभग 0.03%। और नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% कंप्लीट है। नाइट्रोजन कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। ये कुछ विषम परिस्थितियों में क्या करती है? क्रियाशील होती है। जैसे बिजली कड़कती है उस टाइम में नाइट्रोजन के अणुओं के बीच में यहाँ पर क्या होता है? नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और इस बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ये हमारी जो साधारण श्वसन प्रक्रिया इसमें ये N2 का तो विघटन है नहीं हो पाता, जिसके कारण N2 जितनी शरीर में जाती है उतनी वापिस से निकाल दी जाती है। सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होगी? अंत्य श्वसन, यानी कि सांस को अंदर जब हम ले रहे हैं, अंदर लेंगे तो बताइए, ये थोड़ी कि वातावरण में जब ऑक्सीजन 20.18% है तो कितनी लेंगे? जितना वातावरण में उपलब्धता है परसेंटेज की उसी मात्रा में शरीर के अंदर जाएगी। CO2 का भी ग्रहण कितनी मात्रा में? 0.03%। और नाइट्रोजन का भी ग्रहण कितनी मात्रा में हो जाएगा? 78%। जब अंत्य श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जब अंदर क्या होगा? श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज पर ऑक्सीजन आक्रमण करेगी, वहाँ पर CO2 का दोबारा निर्माण होगा, ऑक्सीजन कुछ मात्रा में काम में ली जाएगी, तो इनका संगठन तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन N2 तो आपको बताया विघटित होगी नहीं, तो इनका तो परसेंटेज क्या रहेगा? बिल्कुल सेम का सेम के रूप में ये वापिस बहिःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी। यानी जब बहिःश्वसन की प्रक्रिया देखेंगे हम, बहिःश्वसन
तो ये N2 तो क्या रहेगी, बिल्कुल सेम की सेम 78% के रूप में वातावरण में वापस से निष्कासित हो जाती है, शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन CO2 क्या होता है, जब हम वापस छोड़ते हैं तो अपने को पता नहीं कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2 गैस छोड़ते हैं। तो CO2 की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। CO2 हो जाती है लगभग 4% के आसपास। पहले कितनी थी, 0.03% अंदर O2 के ग्रहण किया था। ऑक्सीजन की प्रक्रिया के द्वारा CO2 का जब निर्माण हुआ ग्लूकोज में टूटने के बाद में, तो CO2 का परसेंटेज चेंज होकर कितना हो जाता है, 4% हो गया। और ऑक्सीजन जो कि 20.18% थी ग्लूकोज पर, इसी ने तो आक्रमण की, इसकी मात्रा में क्या होगी, कमी। यानी ऑक्सीजन जो है इसका परसेंटेज बचता है लास्ट में लगभग 16%। ये वायु श्वसन के दौरान जो अंतर हमें मिल रहा है यहाँ पर, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CO2 के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाता है। तो 0.03 से कितनी, 4%। और ऑक्सीजन जो है 20.18% कितनी हो जाएगी, लगभग 16%। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए श्वसन दर की यदि बात करें शिशुओं में या फिर वयस्क भ्रूणावस्था में लगभग कितनी होती है श्वसन दर। श्वसन दर पहले तो ये बताइए कि श्वसन दर को मापते किसमें, सेकंड में, प्रति सेकंड के हिसाब से या प्रति घंटा के हिसाब से। तो इसमें प्रति सेकंड या प्रति घंटा में नहीं नापा जाता, किस में नापी जाती है, प्रति मिनट में। हम देखते ना, हमने सुना भी होगा कि उसकी धड़कन कितनी, लगभग 72 प्रति मिनट है, इतनी। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर, श्वसन दर, यानी कि प्रति मिनट में गैसों को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये क्या कहलाता है व्यक्ति के लिए, श्वसन दर कहलाएगी। प्रति मिनट गैसों को अंदर लेना या फिर बाहर छोड़ना, क्या कहलाएगा, श्वसन दर। दर का मतलब होता है यानी नीचे किसका भाग है, समय का, यानी मिनट में हो गया समय के लिए। ऊपर क्या है, गैसों को कितनी मात्रा में अंदर और बाहर अंदर लेना और बाहर छोड़ा जा रहा है, कितनी प्रक्रिया के द्वारा, उनकी जो संख्या की काउंटिंग है वही क्या कहलाती है, श्वसन दर कहलाती है। नवजात शिशु जो होगा, जिसका तुरंत में जन्म हुआ है, नवजात शिशु है, उसकी लगभग श्वसन दर होती है 45 प्रति मिनट। कितनी है, लगभग है आपकी 45 प्रति मिनट। जब व्यक्ति वयस्क अवस्था में है, कोई वयस्क स्वस्थ मनुष्य है, तो उसकी होती है लगभग 14 से 16 प्रति मिनट। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो वयस्क के लिए ही ज़्यादा संभावना बनती है कि वयस्क में श्वसन दर कितनी होती है, लगभग 14 से 16 प्रति मिनट। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वो आप ऑप्शन से सेट कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसके नज़दीक ये से नहीं रहेगा कि 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो लगभग कितनी होती है, 14 से 16 प्रति मिनट। जब व्यक्ति सो रहा होता है, यानी कि सोते समय जब व्यक्ति सो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, श्वसन दर में कमी आ जाती है। व्यक्ति सोएगा तो क्या होगा, श्वसन दर में कमी। तो उसकी श्वसन दर में कमी होगी तो क्या हो जाएगी, उनकी संख्या कम है। सोते समय क्या हो गया, श्वसन दर में कमी, यानी कि लगभग 10 प्रति मिनट हो जाती है। 14 या 16 से लेकर लगभग 10 तक आ जाती है घटकर। और जब व्यक्ति कोई कठिन कार्य कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है खेत वगैरह में, तो क्या होगा, उसमें श्वसन दर वापस बढ़ जाती है, यानी कि लगभग कितनी, 25 प्रति मिनट है। तो बाकी देखिए, हम देखते हैं इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।